संकट काल में केंद्र सरकार ने खोला राहत का पिटारा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान। कृषि की अलग अलग संस्थाओं को मदद मिलेगी। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान। 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती की योजना। मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़। 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण का लक्ष्य। मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए 500 करोड़। 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। एक्ट में बदलाव से किसानों को फायदा होगा। तिलहन दलहन आलू प्याज के दाम मिलेंगे ज्यादा। अन्नदाता पर सरकार मेहरबान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। केंद्र के 20 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज का तीसरा ब्रेकअप किसानों के लिए कई घोषणाएं लेकर आया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्मिंग के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने के लिए, हर्बल खेती के लिए, मत्स्य पालकों को राहत देने के लिए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और मवेशियों के टीकाकरण के साथ साथ मधुमक्खी पालन के लिए और बहुत से दूसरे कृषि से जुड़े उपादानों के लिए, चीज़ों के लिए आज बड़े ऐलान किए गए। इस उम्मीद के साथ कि कोरोना से टूटा किसान और उस किसान से जुड़ा व्यापारी और उस व्यापारी से जुड़ा आम आदमी वापस राहत पाएगा। हिंदुस्तान कृषि प्रधान है और खेती किसानी हमारे लिए वरदान हो सकती है, इसे सब जानते हैं। लेकिन मौसम की अनिश्चितता, नई तकनीकों का इस्तेमाल न किया जाना और सरकारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना किसान की राह का हमेशा से रोड़ा बनते आए हैं। तो क्या अब तस्वीर बदलेगी? कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना की मार से छटपटा रहे किसान को तत्काल राहत देने वाला कोई काम नहीं किया गया। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी, इन सवालों के साथ कि किसानों को दिया गया पैकेज क्या उन्हें तत्काल राहत दे पाएगा। क्या जैसा कि दावा किया गया है, लोकल किसान के ग्लोबल बनने का वक्त आ गया है, मौका आ गया है? और राहत पैकेज को लेकर शेयर बाजार के रिस्पॉन्स के मायने क्या है? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। मंगलेश जैन साहब हैं हमारे साथ। आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के और दूसरे कई व्यापारिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। और भूरा राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप किसान नेता हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। श्याम सुंदर जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान जो किया था, अप्रत्याशित लग रहा था। उसके बाद ब्रेकअप एक एक दिन सिलसिलेवार आ रहा है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। किसानों के ऊपर फोकस, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर साफ तौर पर दिखाई दे ही रहा है। जो आज प्रतिक्रिया आई इसको लेकर, विपक्ष की प्रतिक्रिया और आम प्रतिक्रिया भी यह है कि ये चीज़ें आम तौर पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में तो सुधार करने वाली हैं, लेकिन क्या इनमें वो पेन किलर इंजेक्शन भी शामिल हैं जो कोरोना के दर्द से तत्काल राहत दे? श्याम सुंदर शर्मा। जो केंद्र सरकार, आज वित्त मंत्री जी ने जो बताई है, उससे 2-3 चीजें जो की है, उससे तो तत्काल फायदा मिलेगा किसान को, उसमें दो राय नहीं। उन्होंने देखिए कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य के आधार पर 74,300 करोड़ की फसल खरीदी है और 18,700 करोड़ सीधा खातों में भी चला गया है। और फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए का क्लेम भी पास हुआ। ये तो है। एक इन्होंने कहा है कि जैसे कि जो टमाटर, प्याज और फल वगैरह जो है जो खराब हो जाता है, उसको फायदा देने के लिए तत्काल जो है उसमें 50% ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देने की बात की है और 50%
अनुदान भंडारण के लिए की है। ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो 6 महीने के लिए योजना लाए हैं प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ये तो किसानों को फायदा देने वाली है, क्योंकि आपने देखिएगा कि प्याज व्याज जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको भंडारण के लिए अगर 50% अनुदान देंगे तो किसान निश्चित रूप से उसका भंडारण कोल्ड स्टोर में कर लेगा, तो वो सुरक्षित रह पाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में बाद में उसका फसल का पर्याप्त भाव मिल पाएगा, क्योंकि वो उसको नहीं मिल पाता था। ये तो मैं कह सकता हूँ कि उसको तत्काल फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी जो इस प्रकार से डेयरी के लिए उन्होंने जिस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए पैसा दिया है, मछली पालन के लिए जो पैसा 20,000 करोड़ दिया है, उससे आने वाले समय में जो किसान और जो केवल किसान खेती पे निर्भर नहीं करे, उसको दूसरे धंधे भी मिले। इसलिए मधुमक्खी का उत्पादन, शहद के लिए मधुमक्खी का पालन करे, 500 करोड़ दिया है, उसका निर्यात भी करेंगे। देखिए, अब मैं जो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे यूपी में आम पैदा होता है, जम्मू में केसर पैदा होती है, आंध्रा में मिर्ची पैदा होती है, तमिलनाडु में हल्दी पैदा होती है, बिहार में मखाना पैदा होता है, तो हम लोकल प्रोडक्ट को किस प्रकार से सही ढंग से उत्पादित करें और उसका किस प्रकार से निर्यात करें। तो इसके ऊपर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो आज नहीं, आने वाले समय में दिखेगा कि किसान को, क्योंकि आज तो नहीं कह सकते कि तत्काल कोई फायदा मिल जाए, लेकिन यह है कि भविष्य में मछली पालन का उत्पादन अगर अधिक हो जाएगा तो हम निर्यात करने की स्थिति में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का निर्यात करेंगे, 55 लाख मछुआरों को इसका फायदा होगा। ये 5 साल की योजना हो सकती है, लेकिन उनका ध्येय यही है कि किसान को जो दुगनी आय करने की बात जो कही थी, घोषणा की थी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, वो कैसे मिले उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 2 कानूनों में बदलाव भी किया है। बदलाव इसलिए किया है कि किसान को जोखिम लॉन्ग टर्म के जो प्रयास हैं उसके ऊपर मैं आता हूं श्याम जी आपके पास। लेकिन अभी सबसे रेलेवेंट पहलू ये है कि किसान के अंदर जो निराशा घर कर गई है, किसान जो टूटा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, और किसान चूंकि धुरी पर किसान है, उसके ऊपर सब कुछ उसके ऊपर जो है बैठा हुआ है, तो अगर वो कड़ी ही हिल गई तो बाकी सारा जो सिस्टम है उसके ऊपर असर पड़ना लाजमी है ही है। भूराराम जी, जो श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें तत्काल राहत मिलेगी, और ज़्यादातर वो चीज़ें समझ में आती हैं जो देर सवेर जिनके फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन बड़े फ़ायदे मिलेंगे। भूराराम, आप किसान नेता हैं, खेती किसानी से सीधे जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं आप कि अभी जो और घोषणाएं होनी हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो किसान को सीधा फ़ायदा पहुंचाए तो काम चले? भूराराम जी। देखिए शर्मा साहब, किसान आज वेंटिलेटर पर पड़ा है, उसको वेंटिलेटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और निर्मला सीतारामन जी है, उनको दवाई की पट्टी लिख रही है। जो मर रहा है किसान, वो कब तो दवाई आएगी, कब दवाई लेगा, कब ठीक होगा। मेरे तो ये बात समझ में आई नहीं। करीब जितने भी इन्होंने 9-10 घोषणाएं करी आज, वो सारी ऐसे ही लगता है जैसे कोई पुरानी जो है शराब को नई बोतल में डाल दिया गया हो। अब जहां तक बात एमएसपी की बात है, तो ये कोई नई चीज थोड़ी है, सालों साल से हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। किसानों की मांग थी कि भाई जो अभी 25% दिया जा रहा है उसको 50% किया जाए, यानी जो 25 कुंटल को अनाज खरीदा जा रहा है उसको 50 कुंटल खरीदा जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं है। जहां तक पीएम किसान योजना की बात है, ये तो प्रधानमंत्री ने बजट में ही कह दिया था, वही तो रुपये जा रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी है इसके अंदर। पीएम फसल बीमा योजना की बात उन्होंने कह दी कि भाई 6400 करोड़ रुपए जो है उसमें चलेंगे किसानों के, तो कौन सी नई बात होगी भाई इसके अंदर। वैसे इसके अंदर अपन ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो निजी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो ढंग से किसानों को पैसा भी नहीं देती है। और दूसरा बात यह है कि किसान का विश्वास केंद्र सरकार से एक तरह से उठा हुआ है। आपको मालूम होगा कि 2014 के अंदर चुनाव से पहले मोदी जी भाषण करते थे कि मेरी सरकार बनते ही पहले ही दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। आज तक तो इसमें कोई निर्णय हुआ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं स्वामीनाथन कमेटी लागू कर दूंगा, आज तक तो स्वामीनाथन कमेटी पूरी तरह से लागू हुई नहीं। फिर 16-17 केंद्र कहने लगे कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। फिर लोगों ने कहा भाई समय तो बताओ, तो बोले 2022 में कर दूंगा। भाई भूराराम की 2016-17 में कितनी इनकम है आप बताओ ना पहले, कि 1 लाख है, तब तो भूराराम देखा गई 2022 में 2 लाख हो गई, तब तो मानेगा कि दुगनी हो गई। कोई पैमाना आपके पास है ही नहीं। तो इस तरह से क्या है कि साहब निर्मला सीतारामन दक्षिण भारत से आती है, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल देती है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और अनुराग ठाकुर साहब जो है उत्तर भारत से आते हैं, वो हिंदी के में उसका अनुवाद भी बहुत अच्छा कर लेते हैं।
तो शब्द जाल के अंदर उलझाने के अलावा मुझे तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती। सारी जो इनकी जो भी आज उन्होंने घोषणाएं करी वो दीर्घकाल में पूरी होने वाली हो सकती है। एक मंगलेश जैन साहब, आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं और साथ में आपकी खेती किसानी से जुड़े जो लोग हैं उनमें एग्रीगेटर के तौर पर आप व्यवसाय में भी जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ये बताइए मंगलेश जी कि ये 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती की योजना, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए 10,000 करोड़, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ और 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण के लिए जो तमाम जो घोषणाएं आज की गई, ये केवल अच्छी अंग्रेजी या हिंदी बोलना ही है या इससे आगे कुछ परिणाम भी देता है, जैसा भूराराम जी ने कहा? ये भूराराम जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी किताबी चीजें हैं। आज कोरोना से जूझ रहे हैं सब। आज की तारीख में अपने को ये देखना चाहिए कि एज ऑन टुडे क्या होना चाहिए। आज किसान जो ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में माल लाता है, उसका माल पड़ा है, सड़ रहा है, बिक नहीं रहा। ये डायरेक्ट किसान को आज नुकसान है। सरकार क्या देगी, कल देगी, परसों देगी, वो एक अलग चीज होगी। आज की तारीख में किसान का माल सब्जी मंडी में आता है, मंडी 8 बजे बंद कर देते हैं, उसका माल पड़ा रह रहा है, उसका माल नहीं बिक रहा, तो ये नुकसान किसान को हो रहा है। इसके अलावा मैं तो राज्य सरकार से भी कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से मंडी समिति पे कोई टैक्स नहीं था। वो टैक्स इन्होंने 6 तारीख से 2% लगाया। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि गरीबों का भला करो, उनको जरूरत वाली चीजें भिजवाओ, उनको दीजिए, उनको सस्ती मिलनी चाहिए, और एक तरफ सरकार ही टैक्स लगा के, अरे सरकार को टैक्स लगाना है, कोरोना खत्म 2-4 महीने बाद लगा देंगे, पैसा सरकार का कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आप उस गरीब को मार रहे हो या बचा रहे हो? मेरा तो ये मानना है इस टैक्स को हटाना चाहिए, जिससे गरीब तबके, आज सब्जी ऐसी चीज है, ऐसा तो नहीं है जो छोटे बड़े जो जानकार लोग हैं उनका ये भी कहना था कि अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी किसी तरह की, रेवेन्यू कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, इसलिए ये एक तजवीज दी गई कि ये कर लिया जाए। बहुत संभव है कि अब ये जो राहत पैकेज की घोषणा हुई है उसके बाद में इस बारे में पुनर्विचार हो। बिल्कुल पुनः विचार हो। दूसरा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा शर्मा साहब कि सब्जी पे 2% टैक्स लगा के जी, इसमें आप उन लोगों को भी साथ में ले रहे हैं, उसमें छोटा बड़ा गरीब सब आ रहे हैं, और ये पिछले 1.5 साल से जो चीज नहीं थी, तो आज विषम परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, तो नया टैक्स हटाना चाहिए या लगाना चाहिए? इन्होंने 6 तारीख से जो टैक्स लगाया है, ये भार किस पे पड़ रहा है? कंज्यूमर पे। तो उसमें तो गरीब भी है, अमीर भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सब लोग हैं। तो इस टैक्स को तो अभी हटाना चाहिए, चाहे 6 महीने बाद आप वापस लगा देना, कौन मना करता है? लेकिन आज की तारीख में मदद देनी है तो कैसे मदद देंगे? ठीक है मंगलेश जी, आज आपके कैसे देनी चाहिए बताइए, आप बताइए, आपका क्या सुझाव है? मैं ये कह रहा हूं साहब, कोरोना योद्धा जो घर घर आकर के और टिफिन बांट रहे हैं, खाने के पैकेट बांट रहे हैं, ये सब मदद कर रहे हैं। हाँ। तो सरकार को किसमें मदद चाहिए? आज आप सब्जी पे, इन पे जो कंज्यूमर चीज, आज दवाइयों पे आप 10% टैक्स लगा दोगे तो नुकसान किसका है? सरकार को तो रेवेन्यू मिल जाएगी। हाँ, सही है। लेकिन आप ये तो देखें कि उसको कंज्यूम करने वाले कौन लोग हैं। आज सब्जी कंज्यूम करने वाले छोटे से छोटा आदमी है। आप उस पर भार ना डाल के बल्कि उसका भार कम करेंगे या बढ़ाएंगे? मेरा तो इतना सा कहना है। ठीक बात है कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपकी यथा स्थिति बराबर हो जाए उसके बाद आप लगाइए। पहले भी लगा हुआ था, पिछले 1.5 साल से टैक्स नहीं था, अभी क्या जरूरत आ गई कि आज 6 तारीख से टैक्स लगाया? ठीक है, ठीक है मंगलेश जी, आपके पास वापस आता हूं। भूराराम जी, मुझे थोड़ा सा ये भी इस पहलू पर भी देखिए जरा कि ये तात्कालिक राहत नहीं देती हैं चीज़ें, लेकिन जिस बात की लॉन्ग टर्म में हमको बहुत अरसे से ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्या हमको उस तरफ ले जाती हैं ये बातें? क्योंकि हमारा किसान तो खरीफ और रबी की वो ही फसलें बोता, काटता और बाज़ार में बेचता आया है, और जहां खड़ा था सदियों पहले वहीं खड़ा है। आज भी उसके हालात में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। और जो तात्कालिक राहत की बात थी, उससे आगे बढ़कर हम बात करें तो किसान को एक समृद्ध तबका बनाने के लिए ये सारी घोषणाएं, यूँ कह लीजिए कि जो ग्लोबल बनाने की बात हो रही है, लोकल को ग्लोबल बनाने की बात हो रही है, उस तरफ ले जाने वाले कदम लगते हैं कि नहीं लगते हैं ये सब? भूराराम जी।
पूर्ण रूप से इस बात को नहीं नकारूंगा कि इसके अंदर किसी तरह की गुंजाइश नहीं है, निश्चित रूप से, बट इसमें बहुत समय लगेगा। अभी जैसे मान लीजिए आज के वो घोषणा के अंदर निर्मला जी ने कहा है कि ऑपरेशन ग्रीन की एक बात करिए। मैं भी 2-3 दिन पहले आप ही के चैनल के माध्यम से सुन रहा था, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ MP जो जयपुर ग्रामीण थे और रामलाल जी शर्मा जो MLA चोमू थे, वो कह रहे थे कि हमारे जो सब्जी उगाने वाले किसान है उनकी हालत बहुत खराब है, तो उनकी सब्जी को 2 रुपए 3 रुपए में लेने वाले भी नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन है उसका फायदा अभी तो मिलना नहीं है। इसमें भी उन्होंने जो 500 करोड़ की बात करी, कहा कि हम पहले पायलट प्रोजेक्ट में एक जगह को सेलेक्ट करेंगे, तो साहब इससे किसान को क्या फायदा होने वाला है। हर्बल की बात करिए, मुझे माफ करिएगा, गंगा किनारे की बात करिए। अब लोग तो मुझे 1 घंटे पहले कहने लगे कि साहब तो बाबा रामदेव के लिए करिए इन्होंने, हर्बल वही उगाते हैं, गंगा किनारे हैं, तो हिंदुस्तान के सारे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। तो इस तरह से जो ये भविष्य की बातें हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक तो मान लीजिए जो भंडारण वाली बात है उनको एनहेंस करने की जो बात कही है वो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसान के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, मैं मानता हूं। और इसी तरह उन्होंने कहा भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर हम एक संशोधन लाएंगे और इसके काम से जो है आपके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज, आलू, इनको डीरेगुलेट करेंगे। तो ये वाकई किस रूप में आएगा वो देखा जाएगा, क्योंकि सारी बातें आपको मालूम है। 4 साल पहले मोदी जी 5 साल पहले कहते थे सारी मंडियों को मैंने नेट पे जोड़ दिया, किसान हिंदुस्तान के अंदर कई अनाज बेचे, कोई बेचता है क्या, कुछ अता पता ही नहीं है। तो आने दो पहले, ठीक है मंगलेश जैन साहब, ठीक है बुराराम जी, हाँ सही बात है। मंगलेश जैन साहब, ये जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, क्या ये जो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं ये समझ लीजिए कि ड्राइव कर रही हैं शेयर मार्केट को भी, कि शेयर मार्केट का भी मिला जुला सा ही रुख है। पहले दिन बहुत उत्साह दिखाया शेयर मार्केट ने, उसके बाद बहुत बड़ा निराशा का रुख भी देखने को मिला, गिरावट भी देखने को मिली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शर्मा जी, शेयर बाजार सेंटिमेंटल बाजार है। मोदी जी ने अनाउंस किया तो शेयर बाजार का निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर हो गया, 2 दिन के अंदर वापस नीचे आ गया। इतना फ्लक्चुएटिव बाजार है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। आज की तारीख में आप और हम भी नहीं कह सकते कोरोना कब खत्म होगा या इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इसका कितना बड़ा हर्जाना आपको और हमको भुगतना पड़ेगा, वो कोई भी चीज सामने नहीं है। जब तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक अपन कैसे कह सकते हैं। शेयर बाजार आज की तारीख में मेरे हिसाब से शर्मा जी, शेयर मार्केट इज अ टोटली स्पेकुलेशन बाजार हो गया, ये सट्टा बाजार हो गया, जिसमें पहले इन्वेस्टर थे, आज की तारीख में इन्वेस्टर नहीं है, इसमें ओनली सटोरी है, इसमें सट्टा हो रहा है। आप 0.5% परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जिस चीज की है, तो 99.5% अगर उसमें स्पेकुलेशन कट ऑफ सौदा होता है तो आप उसको क्या कहेंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट रिटर्न है? तो शेयर बाजार तो आज इस जगह पे खड़ा है कि आप और हम कुछ भी नहीं कह सकते। कल ने ये कोरोना और 4 महीने अगर चलता है या इसके कितने बड़े नुकसान झेलने पड़ जाएंगे तो शेयर बाजार क्या करेगा। आज फार्मा इंडस्ट्री के शेयर चल सकते हैं क्योंकि उनकी दवाइयां बिक रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शेयर बाजार चल गया। हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम जी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, जब व्यक्ति कोई काम को ठीक ठाक चला रहा होता है, कोई उपक्रम उसका ठीक ठाक चल रहा होता है, तो वो जोखिम लेने की हिम्मत आमतौर पर नहीं कर पाता, लेने से पहले 10 बार सोचता है कि जो चल रहा है ठीक है चलने दो। अब ये स्थिति देश के सामने और देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसी आ गई है कि जोखिम तो लेना ही है, तो जोखिम क्यों ना दीर्घ अवधि के लिए लिया जाए, बड़े टास्क लिए जाएँ, बड़े उद्देश्य लिए जाएँ, और उसके लिए पैसे का भी अगर हमको जोखिम लेना पड़ता है तो वो भी लिया जाए। क्या इस तरह की कोई सोच झलकती है ये जो प्लानिंग चल रही है इनमें? देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार की घोषणाएं हुई है वो तात्कालिक तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बात सही है कि किसान को मजबूत करने के लिए आगे किस प्रकार से उसकी रणनीति बने, इसलिए केंद्र सरकार ने जो कुछ करा है, तो हम लगने देखिए हर्बल वाली बात कह रहे हैं, जो कि कह रहे थे कि जो गंगा के पास में कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और उसमें 10 लाख हेक्टेयर है और 5 करोड़ किसानों को लाभ होगा, तो बाबा रामदेव को ये एक लाभ होगा ये कहना गलत है, क्योंकि 5 करोड़ किसान शामिल है उसमें। तो इसलिए हर्बल में उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से हमारे लोकल जो दवाइयां हैं वो उसका महत्व है और उसका मार्केट प्राइस भी मिलेगा उसको, ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि किसान को उसमें पैसा मिलने लगे। अब आप ये कह रहे थे कि
दूसरी बात मैं देख रहा था मधुमक्खी पालन वाला मधुमक्खी पालन में 500 करोड़ दिया है, तो उससे निश्चित रूप से हनी को उत्पादन होगा और उसका एक्सपोर्ट होने की स्थिति बन रही है। इसलिए देखिए लोकल चीजें जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की चीजें होती है। जैसे उन्होंने कहा है कि यूपी में आम अच्छा होता है और जम्मू कश्मीर में केसर होती है, आंध्र में मिर्ची होती है, तमिलनाडु में हल्दी होती है, बिहार में मखाना होता है। तो इसका उत्पादन होगा, देखिए लोकल का उत्पादन करके हम ग्लोबल तक ले जा सकते हैं। इसका उत्पादन सही ढंग से हो, उसका विपणन सही ढंग से हो जाए, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि किसान को वित्तीय सहायता जिस प्रकार से उन्होंने इंटरेस्ट का कम ब्याज पर ऋण देने की बात भी कही है, तो ये तो तात्कालिक है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में मछली पालन बढ़ेगा, क्योंकि मछली पालन बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा है कि मछली पालन अगर हमारा बढ़ जाता है तो 5 साल में हम 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन कर पाएंगे। 1 लाख करोड़ टन का निर्यात होगा, तो इससे 55 लाख मछुआरों को लाभ होने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो योजनाएं रखी है, और योजनाएं पुरानी है निश्चित रूप से कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से किसान का स्थायी रूप से विकास कैसे हो, और देखिए आवश्यक वस्तु कानून अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। इसलिए किया गया है कि वो जो वस्तु उसको बेचनी होती, उसको वो यहीं बेच पाता था, अंतरराज्य स्तर पे बेच सकेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य पे जा सकेगा, उसको निश्चित रूप से उसकी फसल का सही तरीके से दाम भी मिल सकेगा। ये चीजें नहीं तो पहले नहीं कर पाता था। अब उसको देखिएगा, उसको एश्योरेंस दिया गया है कि उसकी जोखिम रहित खेती हो जाए, तो उसको बड़ी कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग करती है वो पहले एग्रीमेंट कर लेगी। जिस दिन आपकी उत्पादन करने से पहले आपको करेगी कि आपकी फसल को हम खरीद लेंगे, तो इसलिए ठीक है श्याम जी, बिल्कुल ठीक बात है श्याम जी। और लब्बो-लुबाब बात का जो समझ में आता है वो ये है कि इस दीर्घकालिक राहत में जो फौरी राहत चाहिए अभी, उसका भी जोड़ा जाना बेहद ज़रूरी है अगर इसको सही मायने में राहत नाम दिया जाना है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।